Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। आज के लेक्चर में इस चैप्टर के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का डिफरेंस। ये दोनों प्रोसेस हमने इस चैप्टर में स्टडी कर लिया, इनका मैकेनिज्म भी पढ़ लिया। अब हम ज़रा इनके डिफरेंसेस देखते हैं। तो बच्चों, फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, जबकि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है। और कौन से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कौन सा बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा था? ग्लूकोज। जबकि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब कि इसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक होकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसको हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक क्यों है? क्योंकि यहाँ बड़ा मॉलिक्यूल ग्लूकोज ब्रेक होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, जबकि रेस्पिरेशन में फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं। फोटोसिंथेसिस में गैसेस का मामला कुछ ऐसा रहा कि कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रही होती है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, जबकि रेस्पिरेशन में इसका इन्वर्स है, उल्टा है। ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस जो है, प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के सिर्फ ग्रीन सेल्स में होता है, एनिमल्स में तो होता ही नहीं है। जबकि रेस्पिरेशन प्लांट के तमाम सेल्स में, रूट के, स्टेम के, लीफ के, फ्लावर के तमाम सेल्स में होगा। और एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और रेस्पिरेशन होगा। फोटोसिंथेसिस के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनल होता है क्लोरोप्लास्ट, वहां पर होता है, जबकि रेस्पिरेशन सेल के अंदर एक और ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, उस मकाम पर होता है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होता है प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स में तो होगा ही नहीं। जबकि रेस्पिरेशन प्लांट्स में दिन और रात हर वक्त होता है। तो दे आर सम 7 पॉइंट डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब बच्चों, हमने बात करनी है जरा ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन तो हम पढ़ चुके हैं, ये ब्रीथिंग क्या है? असल में हम अक्सर जो है वो ब्रीथिंग जो है ना, रेस्पिरेशन को एक गलत कॉन्सेप्ट से मिक्स कर देते हैं। अक्सर हमसे कहा जाता है रेस्पिरेशन क्या है, तो हम में से बेशतर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है हवा को नाक के जरिए लंग्स तक लेकर जाना और लंग्स के अंदर मौजूद हवा को नाक के जरिए बाहर निकालना। यानी कि अक्सर आप किसी भी आम बंदे से पूछे तो उसके जहन में ये है कि रेस्पिरेशन का मतलब है हवा को अंदर बाहर करना। ये जो आप सांस ले रहे हैं ना, आप मुंह से या नाक से जो सांस अंदर कर लेते हैं या सांस बाहर निकालते हैं, हम इसको अक्सर रेस्पिरेशन कह रहे होते हैं, जो कि सरासर गलत है। ये रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। रेस्पिरेशन तो एक सेलुलर प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज ब्रेक होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। वो तो एक सेलुलर प्रोसेस है, वो तो रेस्पिरेशन अलग चीज है। ये जो मैकेनिज्म है ना, जो आप हवा अंदर कर रहे हैं, हवा बाहर कर रहे हैं, इसको ब्रीथिंग कहा जाता है। ये ब्रीथिंग होती है, इसका दूसरा नाम वेंटिलेशन है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन आप पढ़ चुके हो, मैं जरा ब्रीथिंग बता दूं आपको। रेस्पिरेशन क्या होता है? सेल्स के अंदर ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन हो रहा होता है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें एनर्जी निकलती है, वो बायोकेमिकल प्रोसेस है। जबकि ब्रीथिंग क्या है जी? आप ये जो हवा इनहेल करते हैं लंग्स तक ले जाते हैं, एक्सहेल करते हैं लंग्स की हवा को बाहर निकालते हैं, इसको ब्रीथिंग कहते हैं। इसका एक और नाम भी है वेंटिलेशन। ये कोई बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा, ना ही कोई कंपाउंड टूट रहा है। भाई ये तो सिंपल सा एक मैकेनिकल प्रोसेस है, सिर्फ मूवमेंट हो रही है, हवा सिर्फ अंदर आ रही है या हवा बाहर जा रही है। तो ऐसे जो केमिकल प्रोसेस होते हैं ना, जिसमें कोई कंपाउंड बने या टूटे, तो उसको हम बायोकेमिकल कहते हैं। और जिसमें जो कोई बायोकेमिकल ना हो, सिर्फ मूवमेंट हो रही हो, तो उसको हम कहते हैं बायोमैकेनिकल। ये बायोमैकेनिकल हो गया। कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये होता है ब्रीथिंग, जो आप मैट्रिक क्लास में पढ़ेंगे जरा इन डिटेल। तो अब जरा ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को कंपेयर कर लेते हैं, ताकि और ज्यादा हमारे लिए अलग हो जाए जी रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मैंने आपको बताया, हवा इनहेल करना, हवा एक्सहेल करना, हवा को लंग्स तक ले जाना, हवा को लंग्स में से बाहर निकालना, ये ब्रीथिंग कहलाता है। जबकि रेस्पिरेशन क्या है जी? सेल्स के अंदर ग्लूकोज जो ब्रेक होते हैं, फूड मॉलिक्यूल्स जो ब्रेक होते हैं, जिनसे एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीथिंग एक बायोमैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता, कोई नया कंपाउंड नहीं बनता, कोई नया कंपाउंड नहीं टूटता, सिर्फ एयर जो है वो इन एंड आउट हो रही है। जबकि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, इसमें कंपाउंड ब्रेक होता है, नए कंपाउंड्स बनते हैं।
ब्रीथिंग में कोई एनर्जी नहीं रिलीज होती क्योंकि सिर्फ हवा अंदर बाहर हो रही है। इस दौरान ना तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, ना कोई एनर्जी स्टोर वगैरह होती है। जबकि रिस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। ग्लूकोज जब आप तोड़ेंगे तो 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा ब्रीथिंग एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, सेल्स के अंदर नहीं, सेल्स के बाहर लंग्स के अंदर हो रहा होता है ये। जबकि रिस्पायरेशन एक सेलुलर प्रोसेस है, सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनके अंदर रिस्पायरेशन होता है। ब्रीथिंग में कोई एंजाइम्स नहीं चाहिए होते, जबकि रिस्पायरेशन में आपको एंजाइम्स की जरूरत होती है। सो दे आर द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन। अब बात करते हैं एनर्जी ट्रांसफर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी किस तरह ट्रांसफर होती है। सो बच्चों, इस चैप्टर में हमने देखा कि प्लांट्स के अंदर एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी है फोटोसिंथेसिस की। प्लांट क्या करते हैं जी, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में और ग्लूकोज बना के अपने अंदर ले आते हैं। इस प्रोसेस को आप कहते हो फोटोसिंथेसिस। इससे इनके पास ग्लूकोज आ जाता है। अब ये ग्लूकोज एक फंडामेंटल मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज प्लांट के लिए बड़ा काम का है, बहुत यूजफुल कंपाउंड है ग्लूकोज प्लांट के लिए। क्योंकि सबसे पहली बात है, जब भी प्लांट को एनर्जी चाहिए होगी तो वो रिस्पायरेशन के जरिए इस ग्लूकोज को ब्रेक करेगा और एनर्जी निकाल देगा। इसके अलावा प्लांट जो है बाकी तमाम जो दूसरे मॉलिक्यूल्स प्लांट को चाहिए होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, फैट्स, स्टार्च, न्यूक्लिक एसिड, वो सब भी प्लांट इसी ग्लूकोज से बनाता है। ठीक है, फैट्स भी ग्लूकोज से बनाएगा। प्रोटीन के लिए नाइट्राइट भी चाहिए होते हैं, तो नाइट्राइट ग्लूकोज मिलकर प्रोटीन बना लेते हैं। ग्लूकोज आपस में कंबाइन होकर चेन बनती है तो स्टार्च हो जाता है। प्रोटीन्स के साथ ग्लूकोज कंबाइन होता है तो न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। सो ग्लूकोज एक बड़ा फंडामेंटल मॉलिक्यूल हो गया फोटोसिंथेसिस से जो बना। इससे ना सिर्फ एनर्जी मिली बल्कि प्लांट ने ये तमाम मॉलिक्यूल्स बना के अपने अंदर स्टोर कर लिए। अब प्लांट के पास एनर्जी वाला ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी आ गया, प्लस उसको ग्रोथ के लिए, अपनी रिपेयरिंग के लिए जो भी उसको मॉलिक्यूल्स चाहिए वो सब भी उसने ग्लूकोज से बना लिए। प्लांट्स का तो माजरा हो गया। व्हाट अबाउट एनिमल्स? एनिमल्स तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो एनिमल्स का ग्लूकोज कैसे आएगा? सो एनिमल्स एक दूसरे को खा के इस ग्लूकोज को हासिल करते हैं। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा तो उसके तमाम मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाएंगे। तो अब ये जो प्लांट जिसके अंदर ग्लूकोज भी स्टोर हुआ हुआ है, इसके अंदर स्टार्च भी है, प्रोटीन भी है, न्यूक्लिक एसिड भी है, फैट भी है। तो हर्बीवोरस नाम के कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, गाय, बकरी, खरगोश, घोड़ा, गधा, ये पौधे खाते हैं, इनको हम कहते हैं हर्बीवोरस। जब ये प्लांट्स को खाएंगे तो इन हर्बीवोरस के अंदर प्लांट के जितने भी वो स्टोर मॉलिक्यूल्स थे, ग्लूकोज, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सब अब प्लांट्स में उस एनिमल में आ जाएंगे, गाय में आ जाएंगे। तो ये गाय जो है इसको कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा तो उस, और जैसे गाय को इंसान खाएगा तो अब गाय के अंदर ये जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो सब इंसान की बॉडी में आ जाएंगे। इसी तरीके से अक्सर आप देखते हैं जी कि कैटरपिलर जो है वो लीफ को खा जाता है। तो अब लीफ में जितना भी प्रोटीन, ग्लूकोज, फैट, ये सब स्टोर था कैटरपिलर की बॉडी में आ गया। कैटरपिलर को फ्रॉग खाएगा तो फ्रॉग में आ जाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा तो स्नेक में आ जाएगा। कुछ बर्ड्स जो हैं वो आपके लीफ खा लेते हैं तो बर्ड्स में आ जाते हैं ये मॉलिक्यूल्स। फिर ये मॉलिक्यूल इस बर्ड को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा तो उसमें। तो इस तरह ये फीडिंग रिलेशनशिप कहलाता है फूड चेन। सो प्लांट ने तमाम मॉलिक्यूल्स बना लिया आपके इकोसिस्टम में, ग्लूकोज भी, प्रोटीन वगैरह सब, और फिर बाकी ऑर्गेनिज्म ने एक दूसरे को फूड चेन के जरिए खाकर इन मॉलिक्यूल्स को अपनी बॉडी के अंदर ले आए। अब इनके अंदर भी आ गए ये मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज को ये रिस्पायरेशन के जरिए ब्रेक कर लेंगे और जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये रिपेयरिंग वगैरह में इस्तेमाल कर लेते हैं। सो दैट इज टुडेज लेक्चर। यहाँ आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अब आते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन ए में जो एमसीक्यूज आते हैं उनके सोल्यूशंस पर। फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल यानी बायोमैकेनिकल प्रोसेस। कौन सा बायोमैकेनिकल प्रोसेस है जी? 4 दिए जा रहे हैं। फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, ये तो केमिकल, बायोकेमिकल है ना, इनमें तो कंपाउंड्स बन रहे हैं, केमिकल चेंज हो रहा है। जबकि ब्रीथिंग जो है वो एक बायोमैकेनिकल प्रोसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ओनली इन डे टाइम। इनमें से कौन सा प्रोसेस सिर्फ दिन में होता है? तो बच्चों दिन में सिर्फ फोटोसिंथेसिस होता है बिकॉज ऑफ लाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन अ सेलुलर प्रोसेस। इनमें से कौन सा एक सेलुलर प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस, ब्रीथिंग, रिस्पायरेशन या बोथ ए एंड सी। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस सेलुलर है क्योंकि सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वहां होता है। रिस्पायरेशन भी सेलुलर है क्योंकि सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां होता है। जबकि ब्रीथिंग एक्स्ट्रा सेलुलर बताया था मैंने आपको। सो डी आंसर है जी बोथ ए एंड सी। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस पर। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन। तो ये वो ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन के डिफरेंसेस हो गए
जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए थे जी। ब्रीथिंग की डेफिनेशन है पहले पॉइंट में इन दोनों की, फिर दूसरे पॉइंट में आपने बताया कि ये बायोमैकेनिकल बायोकेमिकल प्रोसेस है। तीसरे पार्ट में बताया आपने कि ब्रीथिंग में एनर्जी नहीं आती, रिस्पायरेशन में एनर्जी आती है। फिर सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर और आखिर में एंजाइम्स वाली बात बताई, चाहे तो नोट डाउन कर लिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के डिफरेंसेस आपको बताना है आज के लेक्चर में। सबसे पहले हमने इसी से ही आज के लेक्चर को स्टार्ट किया था और ये तमाम डिफरेंसेस हमने स्टडी किए थे, तो यहाँ से नोट डाउन कर लिएगा इस सवाल के आंसर का। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, हाउ एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में किस तरह एनर्जी फ्लो होती है, तो ये मैंने आपको बताया बिल्कुल आखिर में। यहाँ पर इसका जवाब लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लें। एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम। इन इकोसिस्टम एनर्जी इज इन कंटिन्यूअस ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। Sun is the primary source of energy in ecosystem. About 40% of sunlight reflected back from cloud. सूरज से जितनी भी रोशनी आती है 40% तो बादल वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ 60% आपकी अर्थ तक आती है। 15% इज एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर। उस 60% में से भी 60% में से भी फिर 50% जो है वो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, ओजोन लेयर। सूरज ने आपको 100% लाइट दी, 40% लाइट बादल ने वापस रिफ्लेक्ट कर दी, 15% ओजोन ने एब्जॉर्ब कर दी, बची कितनी 45। तो आगे क्या लिखा है, रिमेनिंग 45 रीच द अर्थ ऑफ विच 2 to 3% इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट व्हाइल रेस्ट इज डिस्पर्स्ड इन एनवायरनमेंट। अब जो अर्थ में 45% आती है ना, उसमें से भी बस सिर्फ प्लांट 2 या 3% एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, बाकी एनर्जी आपकी इधर उधर पत्थरों से एनवायरनमेंट में आपकी बिखर जाती है। Producers like green plant absorb solar energy and convert it into glucose by the process of photosynthesis. Plant utilize glucose to produce energy and to form secondary product like starch and polysaccharides. Plant also use carbohydrate to form fats, proteins and other compounds like nucleic acids. These energy-rich molecules remain stored in plant. When these plants are eaten by herbivores, these energy-rich molecules are transferred into them. यही बात मैंने आपको आज बताई है कि प्लांट ग्लूकोज बना लेता है फोटोसिंथेसिस से, फिर इसी ग्लूकोज से फिर वो अपने सेकेंडरी प्रोडक्ट्स यानी कि फैट, प्रोटीन, स्टार्च, न्यूक्लिक एसिड्स बनाता है। ये सारे मॉलिक्यूल्स इसमें स्टोर होते हैं। जब इन प्लांट्स को हर्बीवोरस खाता है तो ये मॉलिक्यूल्स उनमें चले जाते हैं। दे यूटिलाइज इट टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड ऑल्सो स्टोर इट। व्हेन कार्निवोरस एनिमल ईट दिस एनिमल्स, दिस एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफर्ड इनटू दैम। और इस तरह फिर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। Question number 4, how glucose forms secondary products in plant. Plant utilizes glucose to produce secondary product like starch and other polysaccharide. Plant also use carbohydrate to form fat, proteins and other chemicals like nucleic acid. Glucose is also used in respiration produce energy. ये भी हमने पढ़ा है, ये चार्ट जो है ये आपकी बुक में मौजूद है। ग्लूकोज जो है वो नाइट्राइट के साथ कंबाइन होता है तो अमाइनो एसिड्स बनते हैं, फिर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं तो प्रोटीन बनता है। इसी तरह ग्लूकोज फैट बना लेता है, ग्लूकोज जो है वो सक्रोज में भी कन्वर्ट हो जाता है, फिर प्रोटीन वगैरह से अमाइनो एसिड, फिर इनसे न्यूक्लियोटाइड्स बन जाते हैं, स्टार्च की शक्ल में ग्लूकोज स्टोर हो जाता है। अगला सवाल है जी क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन फूड चेन। फूड चेन का भी हल्का सा जिक्र आ गया था, लिहाजा इसको भी डिफाइन कर देते हैं। फूड चेन शो द फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। ये इसकी एक डेफिनेशन है, जबकि दूसरी डेफिनेशन होती है द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिज्म। कौन किसको खा रहा है फूड के एतबार से, इसको हम कह रहे होते हैं फूड चेन। सो दैट इज टुडेज लेक्चर। यहाँ पर आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले लेक्चर में हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।